हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जिस्म का सौदा का भाग 6। अभी तक आपने पिछले वीडियो में सुना था कि श्रुति का कॉलेज बॉयफ्रेंड राज जूली से जिद कर रहा था श्रुति से मिलने के लिए। अब आगे सुनिए। इधर श्रुति अपने होने वाली शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। मीठे मीठे सपने उसकी आंखों में थे। वो बहुत खुश थी। आखिर हो भी क्यों ना, पहली बार जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा था। इतने दुख सहने के बाद खुशियों ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी। तभी उसको जूली का फोन आता है। जूली उसे राज के बारे में बताती है। इधर श्रुति परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। तभी जयका पीछे से आकर उसकी कमर में हाथ डालकर कहता है, क्या हुआ मेरी जान, तुम परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? श्रुति उसे सारी बात बता देती है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, उसे यहाँ बुलाओ, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ और आखिर देखूं तो सही अब वो कहना क्या चाहता है। जैकब शांति से श्रुति को कहता है। श्रुति जूली को फोन करके राज के साथ आने को कहती है। देखा तुमने जूली, वो अब भी मुझसे प्यार करती है। मेरी श्रुति किसी और से शादी कर ही नहीं सकती, वो सिर्फ मेरी है, मेरी। राज खुश होकर जूली से कहता है। जूली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और राज को लेकर श्रुति के पास पहुंचती है। राज को देखकर श्रुति की आंखें भर आईं। उसकी हालत देखकर उसे उस पर तरस आ गया। लंबे लंबे बाल, दाढ़ी बढ़ी हुई, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से नहाया ना हो। श्रुति, मुझे माफ कर दो श्रुति, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया और गलती पर गलती करता गया, पर तुमने मुझे हर बार माफ कर दिया। लेकिन इसमें तुम्हारी भी गलती है, तुमने मुझे बार बार माफ करके मुझे बिगाड़ दिया था। लेकिन अब मैं सब ठीक करने आया हूँ, तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों शादी करते हैं, दोनों अपने गांव चलते हैं। राज गिड़गिड़ाते हुए श्रुति से कहता है। तभी पीछे से जैकब आता है और कहता है, तुमने पत्थरों को चुनते चुनते कब अपने हाथ का हीरा गवा दिया, तुम्हें पता भी नहीं चला। श्रुति जैसा हीरा तुम्हें कभी 7 जन्म तक नहीं मिल सकता। किसी की ही जिंदगी में प्यार करने वाले लोग आते हैं और तुमने उसकी कदर नहीं की। राज बोला, 1 मिनट, तू है कौन और तू हम दोनों के बीच में बोलने वाला कौन है? जूली ने कहा, यही तो है जिससे श्रुति की शादी होने वाली थी, जैकब नाम है इनका। राज एकदम पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, क्या श्रुति, तुम पागल हो गई हो? तुम एक बूढ़े से शादी कर रही हो? अरे मैंने माना कि हम दोनों के बीच जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन तुम उसका बदला लेने के लिए इस बूढ़े से शादी नहीं कर सकती। अरे यार, कम से कम मेरा तो ख्याल किया होता। कहाँ मैं एक खूबसूरत सा नौजवान आज भी चाहूँ तो किसी भी लड़की को अपने प्यार में गिरा सकता हूँ, और कहाँ ये बूढ़ा। अपने आप को देखो, कितनी खूबसूरत हो तुम। जब मुझे जूली ने बताया कि तुम्हारी शादी होने वाली है तो मैं थोड़ा घबरा गया था। मुझे तो इस बात का डर लग रहा था कि कहीं वो बंदा मुझसे ज़्यादा सुंदर ना निकले, लेकिन यहाँ तो सारी की सारी लीला ही उल्टी है। अब ये फालतू के ड्रामे छोड़ो और चलो मेरे साथ। समाज में मेरी भी इज्जत है, लोग क्या कहेंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ के एक बूढ़े से शादी कर ली। श्रुति गुस्से से कांपने लगती है और कहती है, खबरदार, जो मेरे होने वाले पति के बारे में कुछ भी कहा तो यही तुम्हारी जुबान खींचकर हाथ में दे दूंगी। अब मैं वो श्रुति नहीं जो चुपचाप तुम्हारी सारी हरकतें सह लेती थी और कुछ ना कहती। राज एकदम जड़ हो जाता है। उसे विश्वास नहीं था कि श्रुति उससे ऐसे बात कर रही है, वही श्रुति जो उसके सामने मुंह खोलने से भी डरती थी। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है, 1 मिनट, कहीं तुम इससे शादी पैसों के लिए तो नहीं कर रही हो? प्लीज श्रुति, कह दो कि ये झूठ है। श्रुति चुपचाप गुस्से से उसे घूरती रहती है। राज बोला, अच्छा, अब समझा मैं सारा माजरा। तुम इतनी गिर गई हो कि तुम्हें ना अपनी उम्र का लिहाज रहा ना ही समाज का। मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया था, लेकिन तुम्हारे आंखों के सामने तो पैसों का पर्दा पड़ा है। वैसे कितने में खरीदा उसने तुम्हें? लगता है जिस्म का सौदा काफी फायदेमंद रहा। तभी जूली उठ के उसका कॉलर पकड़ लेती है। एक भी शब्द अगर मेरी श्रुति के खिलाफ निकाला तो जान ले लूंगी। अरे मैं तो तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई थी कि तुम अपनी गलतियों की माफी मांग सको। जिस पश्चाताप की अग्नि से तुम जल रहे हो उसे बुझा सको। अरे तेरी जुबान नहीं लड़खड़ाती जब तू इस देवी जैसी लड़की के लिए इतने अपशब्द कहता है। भूल गया वो दिन
जब श्रुति तेरे गंदे कपड़े धोती थी, रोज खाना बना के अपने हाथों से खिलाती थी, तेरे रेस्टोरेंट आकर नौकरों की तरह बर्तन धोती थी, रोज शाम को तेरे हाथों और पैरों की मालिश करती थी। उसे लगता था तू पूरे दिन भर काम करके थक जाता होगा, तू उसके इतना करने के बाद भी खुश नहीं होता था। कहता था तुम पूरा दिन भर आखिर करती ही क्या हो। उसके ऊपर तुमने हाथ उठाया, उसने कुछ नहीं कहा। कई लड़कियों के साथ संबंध बनाए, उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। जिसको तुम बूढ़ा कह रहा है, उसने श्रुति का उस समय साथ दिया जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, और तूने उसका साथ तब छोड़ा जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब जरा भी शर्म है तो निकल जाओ और दोबारा मत आना। और जूली उसका कॉलर छोड़ देती है। पूरे घर में अब शांति छाई हुई थी। सुनाई दे रही थी तो सिर्फ राज की सिसकियां। सभी एकदम शांत बैठे थे। तभी राज उठता है, सिर झुकाकर श्रुति से कहता है, हो सके तो मुझे माफ करना। यहाँ पर भी वही गलतियां करने लगा जैसा मैं रामपुर में करता था। तुम पर अपना कुछ ज्यादा ही हक समझता हूँ, पर अब और नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूँ, बहुत दूर। तुम दोनों हमेशा खुश रहना, यही मेरी दुआ है। लेकिन मैं जिंदगी भर कभी किसी से शादी नहीं करूँगा, यही मेरी सजा है। और तुम कभी भी आ सकती हो मेरे पास। मेरा घर और मेरा दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। फिर वो जैकब के पास जाता है। सॉरी ब्रदर, गुस्से में ना जाने क्या कुछ कह गया तुम्हें। प्लीज मेरी बातों को दिल से मत लगाना। मुझे हमेशा से ही अभिमान रहा कि मैं बेस्ट हूँ, मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये सारा घमंड आज चूर हो गया है। और श्रुति का ख्याल रखना, मैं तो रख नहीं पाया। इसने बचपन से ही दुख देखे हैं। इसे संसार की सारी खुशियां देना, इसे किसी चीज की कमी मत होने देना। तुम दोनों को शादी की अग्रिम बधाई। भारी कदमों से दरवाजे के पास पहुंचता है और जाने लगता है। तभी जैकब उसे पीछे से आवाज देता है, रुको, मुझे कुछ बात करनी है। श्रुति, यहाँ आओ मेरे पास। राज, तुम भी आओ। जैकब राज से पूछता है, क्या तुम श्रुति से शादी करने के लिए अभी भी तैयार हो? राज बोला, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन श्रुति तो तुमसे शादी करना चाहती है। जैकब कहने लगा। श्रुति के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल फैसला है। हम दोनों की उम्र में 17 से 18 साल का फासला तो है ही, और ये एक अटल सत्य है। अगर कोई दुर्घटना हुई तो इस दुनिया से मैं ही तुमसे पहले जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली रह जाओ। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं देख सकता। और राज भी सुधर चुका है, तुम दोनों एक सी ही उम्र के हो, दोनों एक दूसरे का साथ मरने तक दोगे। तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि तुम राज को एक मौका और दे दो। मुझे बस तुम्हें खुश देखना है। हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे, ये मेरा वादा है। 2 महीने बाद समुद्र की ठंडी ठंडी रेत, सामने नीला समंदर। शाम का समय, जब सूर्य समुद्र में समाता हुआ प्रतीत हो रहा था, अपनी किरणें लपेटकर समुद्र में कहीं खो रहा था। ठंडी ठंडी हवा माहौल को और ज्यादा रोमानी बना रहा था। आसपास नवविवाहित जोड़े हाथों में हाथ डालकर उस माहौल का लुत्फ उठा रहे थे। कहीं कोई प्रेमी जोड़ा अपने प्यार का इजहार कर रहा था। वहीं पर हल्के नीले फूल वाली ड्रेस पहनकर श्रुति बैठी थी। उसके हाथों में लाल रंग की खूबसूरत चूड़ियां, माथे में सिंदूर और लाल बिंदिया, और गले में मंगलसूत्र था। उसने शादी कर ली थी। वो उसके सपनों के देश मालदीव में बैठी थी और सूर्य को अस्त होते हुए देख रही थी। तभी पीछे से एक शख्स आता है जिसने अपने हाथ में ड्रिंक पकड़ी हुई थी, और उसके पास आके कहता है, जान, कैसा लग रहा है नजारा? श्रुति बोली, बहुत ही खूबसूरत जैकब। जैकब कहने लगा, तुमसे तो कम ही खूबसूरत है। लव यू डार्लिंग। जैकब और श्रुति ने शादी कर ली थी। वो दोनों अपना हनीमून मनाने मालदीव आए थे। ये श्रुति की ही पसंद थी। तभी श्रुति उस दिनों के बारे में सोचती है जिस दिन उसने राज को फैसला सुनाया था। राज बोला, हाँ श्रुति, चलो मेरे साथ। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, तुम्हें कोई दुख दर्द नहीं दूंगा। श्रुति चुपचाप से खड़ी हो जाती है और इधर उधर घूमने लगती है। फिर आराम से कहती है, जैकब, तुम्हें याद है जब मैंने अपनी और राज की कहानी आपको सुनाई थी? जैकब बोला, हाँ याद है। श्रुति कहने लगी, कहानी के अंत में क्या कहा था? जैकब सोचते हुए, क्या कहा था? यही कि राज, मैं अब जा रही हूँ और अब कभी वापस नहीं लौटूंगी। हाँ, यह सच है कि आज राज मुझसे माफी मांग रहा है,
गिड़गिड़ा रहा है। और सच कहूँ तो मैंने उसे माफ भी कर दिया है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती, ना ही उसके पास वापस जाऊंगी। जैकब, मैंने आपको उस दिन ही अपना पति स्वीकार कर लिया था, जिस दिन मेरे परिवार ने आपको स्वीकार किया था, जिस दिन आपने मुझे एक सम्मानीय जिंदगी दी थी। हाँ, मैंने राज से प्यार किया जरूर था, लेकिन उसने वो खुद ही खत्म कर दिया है। अब मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप हो। आप कहते हो कि हम में उम्र का फासला है, लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं दिखता। मुझे दिखता है एक साफ दिल, अंदर से खूबसूरत शख्स, जिसके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है, जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया, अपने आप से प्यार करना सिखाया। राज, तुम कहते हो ना कि तुम एक खूबसूरत युवक हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि खूबसूरती अंदर से होती है, बाहर से नहीं। मेरे लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान जैकब है, क्योंकि वो अंदर से खूबसूरत है। राज समझ चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो भारी कदमों से आंखों में पानी लेके अपने गांव लौट जाता है और वो कभी न शादी करने की ठान लेता है। इधर जैकब आंखों में आंसू लिए श्रुति के गले लग जाता है। वर्तमान में श्रुति, मालदीव मैं भी पहले आना चाहता था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, और जब इतनी खूबसूरत बीबी हो तो और भी अच्छा लग रहा है। जैकब ड्रिंक श्रुति की ओर बढ़ाकर कहता है। श्रुति बोली, तुम्हें पता है, मैं हमेशा से ही अपना हनीमून समुद्र के किनारे मनाना चाहती थी। जैकब को सोचते हुए, एक बात बताएं श्रुति, उस दिन मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे चुनोगी। मैंने तुम्हें बोल तो दिया था कि तुम राज के पास चली जाओ, लेकिन मन ही मन में दुखी भी था, पर तुम्हें हर हाल में खुश होना देखना चाहता था। श्रुति कहने लगी, मैं जानती हूँ जैकब, तभी मैंने तुम्हें चुना। जिस तरह से मेरा पास्ट रहा है, आज वो कभी स्वीकार नहीं कर पाता। उसे तो पता ही नहीं कि मैंने क्या क्या किया है। सबका दिल तुम्हारी तरह नहीं होता। हाँ, पर एक बात तो है कि मैंने उसे माफ कर दिया। मेरे मन में उसके लिए कोई मैल नहीं है। दोनों गले मिलते हैं और अपना हनीमून एंजॉय करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। 6 महीने बाद श्रुति के जन्मदिन के अवसर पर जैकब बोला, श्रुति जल्दी नीचे आओ, मैं गाड़ी लेकर खड़ा हूँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। श्रुति बोली, आ रही हूँ बाबा, इतनी भी क्या जल्दी है। श्रुति गाड़ी के पास पहुंच जाती है। कहाँ है सरप्राइज? जैकब कहने लगा, गाड़ी में तो बैठो, ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है और तुम्हें इस तोहफे के पास जाना पड़ेगा। तोहफा तुम्हारे पास नहीं आएगा। गाड़ी एक ऑफिस के बाहर रुकती है। जैकब श्रुति को अपने साथ ऑफिस ले जाता है। वहां पर 8-10 कैबिन बने थे। हर कैबिन में एक कंप्यूटर, एक टेलीफोन पड़ा था। जैकब उसे एमडी के कैबिन में ले जाता है। उस कैबिन में एक बड़ी सी आरामदायक ऑफिस कुर्सी, उसके आगे एक बहुत बड़ा कांच का टेबल, उसमें बहुत सारे ऑफिस से जुड़े हुए दस्तावेज और एक टेलीफोन रखा था। उस कुर्सी के बिल्कुल सामने टेबल की दूसरी तरफ 3 कुर्सियां और थीं। पीछे दीवार पर इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग पैकेज लिखा हुआ था। तभी जैकब उस एमडी की कुर्सी के पास एक नेम प्लेट रखता है, जिस पर लिखा था मिसेस श्रुति। श्रुति हैरान होकर देखती है। जैकब बोला, तुम सही सोच रही हो श्रुति, आज से ये तुम्हारा ऑफिस है। मैं चाहता हूँ तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। तुम्हें आज के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। चाहे मैं तुम्हारे साथ जिंदगी में रहूं या ना रहूं, तुम्हें कभी कोई गलत काम ना करना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हें यह ऑफिस तोहफे में दिया है। कल से सारा स्टाफ आ जाएगा और जहाँ कुछ समझ ना आए वहाँ तुम मुझसे पूछ सकती हो। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, मुझे विश्वास है कि तुम अपने ऑफिस को अच्छे से संभाल लोगी। श्रुति आंसू लेते हुए उसके गले लग जाती है। जैकब ने सच ही कहा था कि वो उसकी आंखों में खुशी के ही आंसू देखेगा, गम के नहीं। 6 महीने बाद श्रुति अपना ऑफिस काफी अच्छा चला रही थी। पढ़ी लिखी तो वो थी ही, और अपनी मेहनत के चलते ऑफिस काफी ऊंचाइयों पर ले गई थी। उसका व्यक्तित्व भी काफी बदल चुका था। एक दिन हैरी उसके ऑफिस के बाहर से गुजर रहा था। तभी बाहर श्रुति आती है। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसका ध्यान हैरी पर नहीं जाता। तभी उसकी सेक्रेटरी उसके पास आती है, किन्हीं दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर लेती है और चली जाती है। उसने ब्लैक कलर का ऑफिस सूट पहना था, उसके साथ ब्लू शर्ट और ब्लैक हील पहनी हुई थी। वो बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। हैरी उसके पास जाता है और उसे देखकर पूछता है,
तुम श्रुति हो ना? श्रुति खुश होते हुए, अरे हैरी तुम, काफ़ी समय बाद मिले। हैरी बोला, हाँ लगभग 2 साल हो गए होंगे। लेकिन तुम्हारा तो हुलिया ही बदल गया, पहले से भी खूबसूरत हो गई हो। श्रुति बोली, चलो आओ अंदर बैठकर बातें करते हैं। दोनों श्रुति के केबिन में जाते हैं। श्रुति 2 कप कॉफ़ी मंगाती है। श्रुति का ऑफिस देखकर हैरी हैरान रह जाता है, ये तुम्हारा ऑफिस है, ये सब कैसे हुआ? श्रुति आराम से कॉफ़ी पीते हुए कहती है, हाँ मेरा ही है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले तुम बताओ क्या क्या चल रहा है ज़िंदगी में। हैरी उदास होते कहता है, क्या बताएं यार, तुम्हारे जाने के बाद तो जैसे ज़िंदगी ही खराब हो गई। तो मैं भूल नहीं पा रहा था और घर वालों को तुम्हारे बारे में बता भी नहीं पा रहा था। माँ बाप मेरी चिंता में ही थे कि पीयूष ने उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सुनकर मेरे माता पिता ने मेरी शादी जल्दबाजी में एक अमीर घर की लड़की से करवा दी। मैंने भी तुम्हें भूलकर अपनी ज़िंदगी अपनी जीवन संगिनी के साथ बिना किसी पुरानी यादों को याद किए बिना शांति से गुजारने की सोची। लेकिन हुआ इसका उल्टा। वो अमीर घर की लड़की थी, उसे बस घूमना फिरना, शॉपिंग करना, सैलून जाना ही पसंद था। उसे ना घर का काम आता था, ना ही मुझसे कोई बात करनी होती। वो दिन भर फ़ोन पर लगी रहती, मेरा उसे कोई ध्यान नहीं था। अब हमारी लड़ाई झगड़े होने लगे, आए दिन घर में क्लेश होता था। तंग आकर मैंने उससे तलाक लेने का फैसला लिया। उसने मुझे तलाक देने से मना कर दिया। उसने कहा वो मुझे तलाक तभी देगी जब मैं उसे अपनी आधी प्रॉपर्टी और आधा बिजनेस दूंगा। 1 साल के अंदर ही हमारा रिश्ता कोर्ट में पहुंच चुका है। दिन भर बस कोर्ट के चक्कर काटता हूँ। मेरा बिजनेस भी खत्म होने की कगार पर है। कभी कभी सोचता हूँ तुम्हें छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम मेरे साथ होती तो ये सब कुछ नहीं होता। खैर अब तुम बताओ कैसी चल रही है? श्रुति कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी में भी एक फरिश्ता आया जिसने मुझे लोगों के सामने स्वीकार नहीं किया, बल्कि एक पत्नी के रूप में इज्जत भी दी। उसने ही मुझे आत्मनिर्भर बनकर जीना भी सिखाया। उसका मानना ये है कि आदमी के हालात खराब होते हैं, आदमी बुरा नहीं होता। कई बार हालात ऐसे आते हैं जब इंसान को बुरे से बुरा, गंदे से गंदा काम भी करना पड़ता है। तुमने मुझे छोड़ा था क्योंकि मैं हालात के सामने मजबूर थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे उन हालातों से निकाला। हैरी सिर झुकाते हुए, तुम सही कह रही हो श्रुति, चाहता तो मैं भी तुम्हें उस गंदगी से निकाल सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें वहीं पर छोड़ दिया, इस डर से कि शायद समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। आजकल हम अपनी झूठी शान के लिए अपने ही सपनों का गला घोंट रहे हैं। मैं तो कहता हूँ धन्य है वो इंसान जिसने तुम्हें अच्छी राह दिखाई, तुम्हें गहरे अंधेरे से डूबने से बचा लिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। श्रुति कहने लगी, शायद ये जिस्म का सौदा मेरे लिए उतना भी महंगा नहीं पड़ा, क्योंकि इससे मुझे मेरा जैकब मिल गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।